इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 14 रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। अब इस चैप्टर में भी क्या है, कुछ स्कीम्स है। अब यहाँ पे क्या स्कीम जो रूरल एरिया को लेकर है उसकी डेवलपमेंट के लिए, और मेनली जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए है, वुमेन के लिए है, यूथ के लिए है ना। और पंचायती राज के पास क्या है, तो पंचायती राज सिस्टम के अंदर क्या है कि जो हिमाचल में पंचायती राज सिस्टम है वो आपके सिलेबस में है। और उसमें क्या रहता है एक कि जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें क्या क्या रिसोर्सेज है जिससे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है वो अपनी जो अर्निंग है वो बना सकता है ना। तो उसके बारे में थोड़ा सा दे रखा है इसके अंदर, राइट। तो इसमें तो देखो सबसे पहले क्या है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर है। अब देखो ये जो स्कीम है दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो नेशनल, अब इसके आगे नाम जोड़ दिया दीनदयाल अंत्योदय, और लाइवलीहुड मिशन हमने इसको पहले भी कर रखा है। तो अब देखो ये किस 3 एरिया को टच करता है। एक तो एम्प्लॉयमेंट और दूसरा फोकस करता है वुमेन, और तीसरा फोकस करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर। और ये तीनों ही शब्द आपके सिलेबस में है, एम्प्लॉयमेंट, वुमेन एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इन तीनों के लिए। और अब देखो अगर इसको और एक एरिया देखोगे आप इसका, तो क्या आ गया, जो रूरल इंडिया है, ये रूरल हिमाचल है, उसके लिए इस पे काम हो रहा है। और अब कई बार क्या हो सकता है, ये जो क्वेश्चन है प्री में और मेंस में वैसे भी आ सकता है 4 या 8 नंबर में। तो अब देखो क्या क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसको रन करती है। और इसका एम क्या है, रिड्यूस पॉवर्टी एंड इनेबलिंग वन फ्रॉम अ पुअर हाउस होल्ड टू एक्सेस, कम से कम एक आदमी गरीब हाउस से टू एक्सेस गेनफुल एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल। तो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट की बात भी हो रही है, यहाँ पे स्किल की बात हो रही है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रिजल्टिंग इन सस्टेनेबल लाइवलीहुड। तो ये सारे कीवर्ड्स होते हैं इस तरह के जो आपको याद रहने चाहिए। अब मेन फीचर्स क्या क्या है इसके, इस स्कीम के मेन फीचर क्या है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप। और सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर जो ट्रेनिंग देगा वो कौन होगा, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। ये क्या है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, इनमें यहाँ पे इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो अब देखो स्किल्ड वाला, जैसे मैं आपको कल भी बता रहा था, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड की बात भी होती है, तो स्किल को भी इसमें रखा गया है। और वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर लाइवलीहुड अर्निंग ऑफ ऑल हाउस होल्ड बाई गिविंग देम नेसेसरी ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग कहाँ से मिल रही है, RSETI से। अब इसमें क्या है, अनदर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ वुमेन इज बिकमिंग रिसोर्स। अब जो वुमेन है उनको एक लेवल पे, जैसे मैं शायद मैंने पिछले वीडियो में बताया था, क्लास में बताया था कि हमें क्या करना है, जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको डेवलप करना है। तो ह्यूमन को हमने एक रिसोर्सेज के तौर पर देखना है। जब उसको स्किल, ट्रेनिंग, एजुकेशन सब कुछ दिया जाएगा तो उससे वो हमारे लिए एक एसेट्स हो जाएगा, ना कि कई बार लाइबिलिटी। तो अगर बिना स्किल्ड का कोई इंसान होगा जिसके पास स्किल और एजुकेशन नहीं होगी, तो वो उस एरिया की कम्युनिटी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर एक बर्डन हो जाता है। अगर उसको डेवलप कर दे जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स को अच्छा पॉलिश कर देंगे, तो उसका बेनिफिट हो जाएगा। तो वो किस तरह से काम करेंगे, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन एक कम्युनिटी का रिसोर्स बन गया, प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन, तो ये भी कीवर्ड है इसके लिए। तो क्या है, बिकमिंग रिसोर्स वुमेन। नेक्स्ट है, अंडर दिस प्रोग्राम सेल्फ हेल्प ग्रुप बीन प्रोवाइडेड विद फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब आगे क्या कर देगा, इसको फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप को बनाया जाएगा। और देखो 2 तरीके इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के भी, ये भी बड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें क्या है, एक तो है सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक है विलेज ऑर्गेनाइजेशन, कि एक पूरे विलेज को ही समझ लो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, पूरे विलेज को एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा समझ लीजिए। तो विलेज ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या है कि अब जो वुमेन होगी वो ग्रुप हो सकता है 5, 10 या 20 वुमेन का, या तो पूरा गांव हो सकता है। तो अब उनको क्या होगा
कि इसमें गवर्नमेंट पहले ही उनको इनिशियली कुछ फंड देगी, जैसे यहाँ 250 रुपये दे दिया सेल्फ हेल्प ग्रुप को और 45,000 दे दिया विलेज ऑर्गेनाइजेशन को। और साथ में क्या होता है, ये रजिस्टर्ड हो जाएगा और उस रजिस्ट्रेशन के बाद उनका एक बैंक अकाउंट खुल जाएगा, तो बैंक के साथ भी इनका डील होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर कुछ कीवर्ड जो हमें पता होने चाहिए, तो एक तो क्या है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। तो यहाँ पे क्या है, 3 लाख तक का लोन मिल जाएगा 7% के रेट के ऊपर, अदरवाइज तो रेट ज़्यादा होता है इंटरेस्ट रेट। फाइनेंशियल एड थ्रू रिवॉल्विंग फंड। अब सरकार क्या बोलती है इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को, हम आपको एक बारी में एक फंड देते हैं जो रिवॉल्विंग फंड होगा। अब उसमें क्या होगा, जैसे 10 लोगों का ग्रुप है, अब उनको इनिशियली सरकार ने 10,000 रुपये दे दिया। अब 10,000 रुपये में क्या कर दिया, उनको ये बोल दिया कि आपने ये पैसा अपने एक जगह नहीं रखना, उसको रिवॉल्व करना, उसको घुमाना है कि आज जिसको ज़रूरत है, अगर मान लो मुझे ज़रूरत हो, मैं रखूँगा इसको अपने पास, बट मुझे कुछ परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर अब मैंने अपना काम चलाया, उसके बाद मैंने वापस किया और इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया, फिर अगले को दे दिया, फिर अगले को दे दिया, और सबका काम चल रहा है वहाँ पे, है ना, सबका काम चल रहा है उस पैसे से। और साथ में क्या हो रहा है, उस ग्रुप के लिए एक इनकम भी जनरेट हो रही है जो कि इंटरेस्ट के तौर पर जाएगी। तो इसमें क्या कहते हैं, एक रिवॉल्विंग जो फाइनेंशियल एड थ्रू रिवॉल्विंग फंड ऑन परफॉर्मेंस बेसिस, एक दिया जाता है परफॉर्मेंस बेसिस के ऊपर। अगर 3 मंथ तक, आफ्टर 3 मंथ अगर उनकी परफॉर्मेंस सही रही तो उनको सरकार अलग से 15,000 रुपये और दे देगी, उस ग्रुप की परफॉर्मेंस सही रही। क्योंकि होता क्या है, क्योंकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है एक बारी रजिस्टर कर देते हैं और उसके बाद जो उनको पैसा मिल गया, उसके बाद वो दोबारा उस पर काम नहीं करते। तो अब गवर्नमेंट सोचती है कि ऐसा नहीं है, इसका मकसद सिर्फ का रजिस्ट्रेशन करवाया और उसके बाद वो एक डॉर्मेंट कंडीशन में चले गए, तो रजिस्ट्रेशन के बाद भी वो उतने ही एक्टिव होने चाहिए। तो उसमें एक टर्म लिखी है कि उनका क्या है, कि एक पंचसूत्र लिखा है इसमें ना, तो ये देखो, पंचसूत्र फॉर 3 मंथ। अगर कोई 3 मंथ के लिए पंचसूत्रा करता है तो उसको एक्स्ट्रा मिल जाएगा 15,000 रुपये। अब ये पंचसूत्रा में क्या है कि 5 काम उनको रेगुलर करना है। तो 5 काम में क्या है, सबसे पहले मीटिंग, उनके आपस में मीटिंग होनी चाहिए, नहीं तो एक बार रजिस्टर्ड हुए और उसके बाद मिले नहीं, कभी नहीं। उसके बाद उन्होंने क्या करना है, सेविंग करनी है अपनी, कुछ पैसा आया उसको जाके सेव कर दिया। उसके बाद है इंटरनल लैंडिंग, आपस में लोन देना एक दूसरे को उसी फंड में से। और चौथा है रेगुलर रीपेमेंट, है ना, जिसने लोन लिया है वो वापस भी देगा, रेगुलर रीपेमेंट। और लास्ट है बुक कीपिंग, सारा कुछ वो नोट करेंगे, जैसे एक बैलेंस शीट टाइप बनती है वैसा काम करेंगे। तो ये पंचसूत्र जो प्रोग्राम है, इसके अंदर क्या लिखेंगे, मीटिंग, सेविंग, इंटरनल लैंडिंग, रेगुलर रीपेमेंट एंड बुक कीपिंग। तो अब देखो, तो जैसे आप पूछ रहे हो हाउ डू सेल्फ हेल्प ग्रुप वर्क, तो सबसे पहले क्या होगा, इस स्कीम के अंदर सरकार उनको बोलते कि आप अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप को रजिस्टर करवा दीजिए। करवाने के बाद क्या होगा, उनको एक इनिशियल अमाउंट दिया जाएगा और इनिशियल अमाउंटमेंट के साथ साथ उनको एक रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा, जिसमें उनको सिर्फ वो खर्च नहीं है, उसको एक दूसरे के साथ चलाना है उसको। क्योंकि जो मनी है जब वो फ्लो में आती है तो कुछ ना कुछ जनरेट करती रहती है। अगर आप मनी को एक तरफ जगह रखोगे तो डेड हो जाती है, डेड करेंसी बोलते हैं, अगर उसको कहीं भी लेके नहीं जाओगे, आप घर पर रखोगे तो इस तरह से उसका फ्लो होगा। और उसके बाद बोल दे कि अब अगर आप आपने रजिस्टर कर दिया किसी भी काम के लिए, जो भी आपका है, जिसके लिए आपने बना रखा है, उसके बाद 3 मंथ तक आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। और उस परफॉर्मेंस में क्या दिखाना है, अपने जो पंचसूत्र प्रोग्राम है वो दिखाना है कि उसमें अपना कितना आपने काम किया उसके लिए। अगर किसी का ये 5 जो सूत्र है, अगर ये सही से बैठे हुए हैं तो सरकार अलग से और उनको पैसा दे देगी, है ना। तो इस तरह से ये वर्क करेगा। और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड भी है। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड ₹50,000 to 1 lakh फॉर प्रोवाइडिंग टू ईच सेल्फ हेल्प ग्रुप हु हैव अडॉप्टेड रेगुलर इंटरनल lending of saving and revolving fund to member by small loan for period of 6 month। अगर कोई बहुत बढ़िया काम करा 6 मंथ तक ऐसे चला रहा है तो उसको फिर और पैसा दिया जा सकता है ना, 50,000 से 1 लाख रुपए तक दिया जाएगा। तो इस तरह से क्या आप देखो, अब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, इस टाइम इनका इतना ज़्यादा रोल है कि लोग अपने लिए क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे, सेविंग भी जनरेट करेंगे, ग्रुप में काम भी करेंगे, है ना, एक दूसरे को लोन भी देंगे। तो अब देखो ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी पार्ट बन जाता है, वुमेन एम्पावरमेंट का पार्ट बन जाता है ना, और एम्प्लॉयमेंट का पार्ट बन जाता है। इवन स्मॉल जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो भी लग सकती है इसी के बेस के ऊपर,
ना। तो इस तरह से गवर्नमेंट इस तरह से कनेक्ट हो जाती है और साथ में क्या हो गया, बैंकिंग अकाउंट वगैरह खुल गया है, तो ऐसे काम करता है। तो ये बड़ी अच्छी स्कीम है वैसे विलेजेस के लिए, और शायद गांव में औरतें अब थोड़ी इसके प्रति जागरूक भी है। तो एक स्कीम है और मुख्यमंत्री 1 बीघा स्कीम, ये भी काफ़ी अच्छी स्कीम है, मुख्यमंत्री 1 बीघा स्कीम। अब इस स्कीम का क्या मकसद है कि देखो ना, होता क्या है बेसिकली ना, सबसे अच्छी अप्रोच क्या होती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, जैसे हम पढ़ते भी हैं तो जब कोई चीज़ें लिंक में आ जाती है ना, जब हम उसको रिलेट करने लग जाते हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट निकलता है। तो यहाँ भी सरकार एक काम कर रही है। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास क्या है, मनरेगा स्कीम है, मनरेगा स्कीम है, और उधर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनके लिए भी है। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है, अब इस 1 बीघा स्कीम में क्या बोल दिया, अगर कोई वुमेन मनरेगा में भी रजिस्टर्ड है और सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी रजिस्टर्ड है, दोनों में, तो अब इसमें क्या है कि कम से कम हिमाचल के 5000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को कनेक्ट करना है, और इसमें कम से कम 1.5 लाख वुमेन को जोड़ना है इससे। अब कंडीशन दोनों ही है। अब इसमें क्या कर दिया कि गवर्नमेंट क्या करेगी, इस स्कीम के अंदर एक लोन, एक उनको 1 लाख रुपए का फंड देगी, 1 लाख, इफ शी होल्ड मनरेगा जॉब कार्ड, सेल्फ हेल्प ग्रुप में होनी चाहिए, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में, और साथ में क्या होना चाहिए उसके पास, मनरेगा का मनरेगा के अंदर इसका पास जॉब कार्ड होना चाहिए। अब इसके बाद क्या होगा, उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। अब उस 1 लाख रुपए में क्या करेगा वो, करेगी वो 1 बीघा ज़मीन के ऊपर, जो एक किचन बैकयार्ड होता है ना, गार्डन, उसमें चाहे फ्रूट पैदा कर दे, चाहे सब्जियां पैदा कर दे, तो यहाँ पे इस लेवल की एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर है ना, वेजिटेशन भी उगा सकता है। तो इसके लिए सरकार 1 लाख रुपए देती है। तो इससे क्या हो जाएगा, एक बारी में 3 चीज़ें सही से काम करने लग जाएगी। मनरेगा भी काम करेगा, ठीक है, और ये NRLM भी काम करेगा, और उधर से ये 1 बीघा जो स्कीम है ये भी काम करेगी। तो इस तरह से तो 1 लाख मतलब लोन मिलता है यार, मतलब नहीं फंड है ये का, द स्कीम अप टू 1 लाख इफ शी होल्ड, तो ये उनको पैसा मिलता है, स्कीम है उनको ना इस तरह की। तो ये सारी कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है, बाकी एक बार देखना पड़ेगा इसको ना कि क्या है। तो इसमें तो अभी तक कितना लिखा हुआ है इसमें, और जो मैंने पढ़ा है मैंने भी यही पढ़ा अभी तक। तो और देखो, तो अब यहाँ पे आप समझोगे तो कितनी चीज़ों को, मतलब एक इकोसिस्टम बनाया जा रहा है कि जिसमें कनेक्ट करके अल्टीमेटली किसका बेनिफिट होगा, उस विलेज के लोगों का, और मेनली किसका, वुमेन का। तो अब सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी थ्रस्ट मिलेगी और स्कीम को भी मिलेगी इस तरह से, है ना। तो आज की डेट से गवर्नमेंट का क्या है कि बहुत बड़ा काम चाहती है सरकार कि इस तरह से करे। और अब देखो, अभी हमारे इंडिया में और हिमाचल में एक स्कीम चल रही है, क्या, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। तो ये एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ ही लेके जाता है। आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी होता है कि जहाँ पे सारे एक आदमी खुद इंडिपेंडेंट हो जाए और खुद प्रोड्यूस करे। अगर नीचे लेवल से ऊपर जाते हैं, और एंड में नेशनल लेवल पर क्या होगा कि सारा कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो उधर आप आत्मनिर्भर भारत के तौर पर भी इसको आप लिख सकते हैं ना। और आगे जाके हम क्या बोलते हैं, न्यू इंडिया, है ना। न्यू इंडिया का प्रोग्राम सरकार का 2022 तक न्यू इंडिया। तो न्यू इंडिया का भी एक, ये न्यू इंडिया का ड्रीम भी है किस तरह से लोगों को जोड़ के चलना। तो ये स्कीम है। नेक्स्ट स्कीम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। अब इसके अंदर क्या है, ये भी रूरल डिपार्टमेंट वाला ही है। इसमें टू प्रोवाइड स्किल टू रूरल यूथ। तो इसमें क्या है, स्किल देनी है, who are poor and provide them job having regular monthly wages or above the minimum। तो अब इसमें क्या है, it has assured 70% of the trained candidate will get placement in various sector। तो 3 से 12 मंथ तक इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, और उसके बाद वहीं ट्रेनिंग करके उनको जॉब के लिए जाएगा। जैसे खासकर जैसे मान लो हॉस्पिटलिटी वाले हैं, जैसे टूरिज़्म वाला दे दिया, होटल मैनेजमेंट वाला कोर्स दे दिया, है ना। तो यहाँ पर इनकी जो प्लेसमेंट है वो भी साथ साथ हो जाती है। नेक्स्ट है वाटरशेड। तो ये था, ये इस तरह से पूछ लेते हैं भाई कितने मंथ का है ये।
वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो अब जैसे हमने पढ़ा था पहले भी, हिमाचल में 80% जो लैंड है क्या है वो रेनफेड एरिया आता है, या डेजर्ट वाला भी है, कुछ कुछ कोल्ड डेजर्ट वाला एरिया है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें पानी की ज़रूरत पड़ जाती है। तो हार्नेसिंग, कंजर्विंग एंड डेवलपिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, द इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट। तो 90:10 का रेशो है, 90:10 के रेशो में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण। तो एक अर्बन के लिए, एक रूरल के लिए है। तो इसमें क्या देना है, पक्का हाउस देना है। और हिंदुस्तान का एक टारगेट है कि 2022 तक सबको घर मिलने चाहिए, हाउसिंग फॉर ऑल 2022 तक। तो इसकी तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे कितना बड़ा घर मिलेगा, 20 स्क्वायर फीट मीटर से लेकर 20 स्क्वायर मीटर। तो 20 स्क्वायर मीटर से लेकर कितना है, 25 स्क्वायर मीटर के बीच में इतना बड़ा घर होगा। और जो यूनिट की जो कॉस्ट होती है, कई बार ये पूछ लेते हैं कि एक यूनिट की कितनी कॉस्ट है, 1,30,000 लाख इन हिली स्टेट एंड हार्ड एरिया। तो हिमाचल तो सारा हिली एंड हार्ड एरिया ही है। तो उसके लिए 1,30,000 रुपये दिए गए। द आइडेंटिफिकेशन इज जो आइडेंटिफिकेशन है बेनिफिशियरी की होगी, इस पर होगी जो सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस है 2011 का, सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस ऑफ 11। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आवास योजना। तो ये 2016-17 में लॉन्च हुई थी, जनरल कैटेगरी बीपीएल। अब इसको याद रखना, इनिशियली इट वाज फॉर जनरल कैटेगरी बीपीएल वो भी सिर्फ जनरल कैटेगरी के, बट बाद में क्या कर दिया इसको 18-19 में इसको एक्सटेंडेड टू ऑल कैटेगरी ऑफ बीपीएल। तो जितनी भी कैटेगरी होती है बीपीएल के सभी के लिए आए। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी संसद आदर्श ग्राम योजना। अब जो संसद आदर्श ग्राम योजना है, वैसे ये 2019 में लॉन्च हुई थी। तो उसमें क्या था कि हर एक एमपी को एक गांव अडॉप्ट करना है ना। और उसमें क्या करेगा, अपने जो फंड मिलते हैं उसको जो खुद के फंड होते हैं उसमें से उसे खर्च करके उसकी जो भी इंफ्रा डेवलपमेंट है, कोई और पानी शिक्षा की जो भी कर सकता है वहाँ पे करेगा वो। तो अब इसमें क्या है कि जैसे जिस टारगेट के साथ स्कीम लॉन्च हुई थी इंडिया में, उस हिसाब से शायद ये इतनी इफेक्टिव नहीं की। तो पहले बोला कि एक गाँव करेगा, 19 में, 20 में 2, 21 में 3, 22 में 4, और वैसे वैसे पहुँचते 24 तक का टारगेट है कि जिसमें एक एमपी 5 गांव को अडॉप्ट करेगा। तो अभी देखो हिमाचल में अभी जिसने अडॉप्ट किया था राम स्वरूप शर्मा, जिनकी डेथ हो गई है ना। क्या बार इस बार क्वेश्चन बन जाए इस तरह से। तो उन्होंने क्या किया था, एक गांव का नाम है कुनू चारंग, और ये पू में है, किन्नौर में, और मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में। क्योंकि ये मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। जो किन्नौर है हमारी एमपी की जो सीट होती है, तो वो किन्नौर में मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है ना। तो शिमला कॉन्स्टिट्यूंसी, मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी, तो इस तरह से है। तो यहाँ पे ये नाम आपने याद रखना, कुन्नू चारंग, पू, और किन्नौर में और मंडी वाले में। नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। अब रूरबन मिशन का मतलब क्या है, इसका ये समझ लीजिए कि इस तरह से कुछ विलेजेस के क्लस्टर तैयार करना है। जैसे एक एरिया में जो विलेज होता है ना नज़दीक में, उनको इकट्ठा करना है। मतलब ऐसा नहीं उनको इकट्ठा कर लेंगे, उनके लिए इकट्ठा करके उनको किसी तरह से जोड़ने की बात कर दी जाएगी। तो जिसमें चाहे इंफ्रा हो वहाँ का, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, पानी हो उनका, है ना। तो इस तरह से उस क्लस्टर को एक होती है ना, एक सिंगल यूनिट के तौर पर, एक कलेक्टिव यूनिट के तौर पर उसको डेवलप करना है। और उसको डेवलप इस तरह से करना है कि जैसी शहरों में फैसिलिटीज़ होती है, एमिनिटीज़ होती है, वो उनको प्रोवाइड करनी है। तो इसका मेन मकसद है एक विलेज को, एक कुछ ग्रुप ऑफ विलेज या क्लस्टर ऑफ विलेजेस, उसको सिंगल यूनिट के तौर पर डेवलप करना है। और उसमें जो मेन ध्यान रखा जाएगा, उनको विलेजेस में रहते हुए भी उनको जो शहर की जो फैसिलिटी है वो दी जाएगी। जैसे पूरा मिशन था अब्दुल कलाम का, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़। तो अब अगर ये ऐसे क्लस्टर बनेंगे, उनको सारी शहर वाली सुविधाएं अगर मिलने लग जाएगी, तो एक चीज़ इससे ये हो जाएगा कि जो माइग्रेशन है वो भी रुक जाएगा, है ना। जैसे शहरों की तरफ हम माइग्रेट करते जा रहे हैं, तो बाकी और भी इसके जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है जी। तो ये स्कीम लॉन्च हुई थी 21 फरवरी 16। अगर आप पिछले पेपर उठा के देखोगे तो हिमाचल में एक ये भी ट्रेंड है कि वो ज़्यादातर क्या करते हैं, किसी भी स्कीम की डेट पूछ लेते हैं कि ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी। तो ऐसा नहीं कि ये अभी वाली पूछ लेंगे जो इस साल लॉन्च हुई थी, वो पिछली भी पूछ लेता है। तो जो भी इकोनॉमिक सर्वे में इस तरह की जो डेट दी होती है कि कब लॉन्च हुई थी, उसको आपने याद रखना।
तो इसमें क्या है, 300 क्लस्टर करना है तैयार इंडिया में वैसे, है ना। तो हिमाचल में भी ऐसे कुछ आइडेंटिफाई करते जो नीचे दे रखे हैं। द क्लस्टर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द डिजिटल ग्रोथ इन रूरल पॉपुलेशन, वहाँ की पॉपुलेशन किस तरह की है, ग्रोथ इन नॉन फार्म एक्टिविटीज़, वो लोग नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में कितने इन्वॉल्व है, प्लेस ऑफ टूरिज्म में क्या है उनका, है ना, जियोग्राफिकली कॉन्टिग्यूअस विलेजेस विद द पॉपुलेशन ऑफ। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, प्लेन एरिया में है 2500 से लेकर 5000 की पॉपुलेशन के लिए बनेगा ये एक रूरल मिशन, और हिली एरिया में कितना है, यहाँ 25,000 से 50,000 है, और हिली में कितना है 5,000 to 15,000 हिली एंड डेजर्ट एरिया। तो ये हिमाचल में ज़्यादातर इसमें फॉल करेगा, तो ये भी बन सकता है। 70% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट टू बी प्रोवाइडेड बाय द कन्वर्जेंस विद द स्कीम ऑफ द अदर डिपार्टमेंट। तो 70% क्या होगा, जो कन्वर्जेंस हो जाएगी ना स्कीम, जैसे बिजली वाली हो गई, पानी वाली हो गई, हाउसिंग वाली हो गई, वो करेगा, और जो 30% होगा वो सेंटर और स्टेट दोनों आपस में मिलके खर्च करेंगे इसके ऊपर पैसा, और जो रेशियो रहेगी उनकी उसमें 90 या 10% की रेशियो रहेगी इसमें। अब आउट ऑफ 300 क्लस्टर एलोकेटेड बाय द मिनिस्ट्री, 6 क्लस्टर हैव बीन अप्रूव्ड फॉर द स्टेट ऑफ HP। तो 6 क्लस्टर हिमाचल के लिए अप्रूव हो चुके हैं। तो गांव के नाम भले आपको याद ना रहे, तो किन्नौर में सांगला वाला एरिया में आता है, सोलन में हिन्नर वाला, मंडी में औट वाला, किन्नौर में मुरंग वाला, चंबा में शिउंथा वाला, और शिमला में घराटी वाला। तो ये आगे इनके विलेजेस के नाम है, तो इतना तो कोई याद रख नहीं पाएगा। तो आप इतना याद रखना कि 6 क्लस्टर इसके अंदर आ चुके हैं, और जो इनके नाम ये है। नेक्स्ट है जी पंचवटी। अब ये जो पंचवटी जो स्कीम है, इसका मकसद क्या है कि गांव में इस तरह के छोटे छोटे होते हैं ना, जैसे पंचवटी गार्डन टाइप समझ लीजिए। तो वो क्या करेगा, वहाँ की ब्यूटिफिकेशन के लिए भी होगा, वहाँ का जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके लिए भी होगा ये, है ना। तो मनरेगा के अंदर भी लोग उसमें काम करेंगे, मनरेगा के लिए जॉब खुल जाएगा, स्वच्छ भारत मिशन ऑफ ग्रामीण एरिया के लिए। एंड 14 फाइनेंस कमीशन अंडर द स्कीम पार्क एंड गार्डन्स आर कंस्ट्रक्टेड इन पंचायत विद नेसेसरी फैसिलिटीज़। तो 14 फाइनेंस कमीशन में इसके लिए अलग स्पेशली फंड रिकमेंड करा हुआ है सेंटर की तरफ से, तो वो है ये। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो एक जैसा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के लिए, ग्रामीण के लिए, तो इसको डेट याद रखना आपने 2014 टू अचीव द गोल ऑफ स्वच्छ भारत। तो इसका आगे 2019 तक था, बट कुछ खास ठीक ठाक से हुआ है। वैसे काफ़ी हद तक लोगों का एक बिहेवियरल चेंज हुआ है। चलो जितना अचीव नहीं होना था उतना तो नहीं हुआ, बट उसके बावजूद भी एक अच्छी स्कीम थी, क्योंकि कम से कम लोगों का थोड़ा एक माइंडसेट बना कि हाँ सफाई कोई चीज़ होती है ना। तो ये एक। नेक्स्ट है जी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। और ये जो स्कीम है आपकी, वे ये आपका जो सिलेबस है उसमें वैसे भी है, हिमाचल के कंटेक्स्ट में तो नहीं, मतलब जो GS है आपका, जो GS वाला पार्ट है उसके अंदर है ये। तो ये भी हिमाचल में लॉन्च हुई थी 2005 में, और ड्यूरिंग 2021। तो इस बार इसमें जो फंड है इसमें दिया हुआ कि सेंट्रल शेयर कितना है उसको तो याद रखने की जरूरत नहीं, ना याद रहता है ये। हाँ, बट ये हो सकता है कि पंचायत जो हिमाचल का बजट है, तो हिमाचल के बजट में कितना अलोकेट किया है मनरेगा के लिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी है प्रीलिम्स में एक बारी, है ना। अब है जी पंचायती राज। तो पंचायती राज में क्या है कि अब देखो, पहले हमारी पंचायत थोड़ी कम थी, इस बारी बड़ी है पंचायत। तो 389 नई पंचायतें बनी है इस साल, 389 नई पंचायतें बनी है। 12 जिला परिषदों, क्योंकि 12 जिला है। 18 पंचायत समिति है, ये फिगर आपने याद रखनी है प्री के लिए। 18 जिला समिति है, और 3615 ये ग्राम पंचायत है। या तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कितनी टोटल है अभी, या तो कितनी नई आई है, और यहाँ कितनी पंचायत समिति है। तो 81 पंचायत समिति है। और अब ग्राम पंचायत को देखो ना, यहाँ पे क्या दे रखा है कि पंचायत के पास क्या अथॉरिटी है कि अगर उसको अपना इनकम जनरेट करनी है, तो इनकम जनरेट करने के लिए क्या है, एम्पावर टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड ओनर एंड राइट होल्डर्स। तो लैंड रेवेन्यू भी वो कलेक्ट कर सकती है, बट वो पंचायत के जो लोग हैं वो इतना करते नहीं है, क्योंकि एक तो उनकी इतनी उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं होती, उस लेवल का पता नहीं होता। उधर से गांव के लोग वैसे भी नहीं भी होता तो नहीं भी देना चाहते। तो ये अभी तक इतना हुआ नहीं कि पंचायत में इतना फंड आए, है ना। और उसके बाद क्या कर सकता है, वेरियस टैक्सेस लगा सकता है, फ़ी लगा सकता है, फाइन लगा सकते हैं। एंड ऑल्सो बोरो टू क्रिएशन ऑफ इनकम जनरेशन एसेट्स, बोरो भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पॉइंट्स भी याद है ना तो भी चल जाएगा। द ग्राम पंचायत हैज़ ऑल्सो ऑथराइज्ड टू ग्रांट द परमिशन फॉर इरेक्शन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन टावर टू लेवी फ़ी। तो जो मोबाइल के टावर लगते हैं गांव में, वहाँ भी वो फ़ी लगा सकती है।
और साथ में क्या है कि CRPC 1973 के अंदर क्या कर सकती है, वो छोटे मोटे केस भी कर सकती है। अब जहाँ पे ऐसा कुछ झगड़ा बढ़ जाए जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी होगी, मंथली 500 रुपये तक होगी, वो केस भी सुन सकती है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, पर बॉटल 1 रुपये सेस लगा सकती है लिकर के ऊपर, और बाद में वो पैसा किसको फंड किया जाएगा, दिया जाएगा पंचायत के लिए। तो 1% 1 रुपीज़ अगर जो गाँव के लेवल पर जो बिकता है शराब, वो भी इसकी कमाई का एक सोर्स बन सकता है। इट हैज़ बीन मैंडेटरी दैट द विलेज फंक्शनरीज ऑफ एग्रीकल्चर, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, मेरे को याद नहीं है मेन में पूछा है या आई थिंक मेन में पूछा है क्वेश्चन ये 4 नंबर में, ये कौन ऐसे लोग होते हैं जिनको उस एरिया में जब ग्राम पंचायत की मीटिंग होती है वहाँ पे जाना चाहिए उनको, है ना। तो कौन ऐसे ऑफिस बियरर होते हैं जो पंचायत राज की जो अंदर जो ग्राम सभा है उसकी मीटिंग है वहाँ पे जाना होगा। पंचवटी एसोसिएशन विद आयुष, हाँ आयुष के साथ भी कर सकते हैं, ये भी सही है, क्योंकि उसमें क्या होता है जो हर्बल गार्डन वगैरह है वो भी जोड़ सकता है, लाइक मेडिसिनल प्लांट्स एंड कल्टीवेशन, सही है। तो अब देखो जी, तो इसमें क्या है, कौन लोग हैं, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, प्राइमरी एजुकेशन, फॉरेस्ट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हॉर्टिकल्चर, इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ, रेवेन्यू, वेलफेयर डिपार्टमेंट शैल अटेंड द मीटिंग ऑफ द ग्राम पंचायत इन हुज जुरिसडिक्शन दे आर पोस्टेड। जिस ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की या ग्राम पंचायत के अंदर में वो आते हैं, वहाँ पे उनको मीटिंग में जाना होता है। अदर मेजर प्रोविजन रिलेटिंग टू पंचायती राज आर अदर्स। द रिकमेंडेशन ऑफ द 15 फाइनेंस कमीशन हैज़ बीन स्टार्टेड। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो फाइनेंस कमीशन है ना, अब जो फाइनेंस कमीशन सेंटर का फाइनेंस कमीशन है उसका देखो, उसके वो फंड क्या करता है, सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड करता है, सेंटर और स्टेट के बीच में वो फंड को या टैक्स को डिवाइड करता है और स्टेट के लिए वो ग्रांट्स देता है। तो असल में उसका जो मेन मकसद है वो है रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशन को इस्टेब्लिश करना या डिवीजन करना रिसोर्सेज का बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। पहला काम तो इसका ही है। अब साथ साथ में क्या कहते हैं, जो फाइनेंस कमीशन है वो एक्स्ट्रा फंड भी एलोकेट करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन के लिए। अब यहाँ पे स्टेट को नहीं दे रहा है, यहाँ पे फंड किसको दे रहा है, स्टेट फाइनेंस कमीशन को, और उसको ये कह के पैसा दे रहा है कि आपको आगे इसको पंचायती राज के लिए यूज़ करना है, जो पंचायती राज जो सिस्टम है, ताकि उसकी जो स्ट्रेंथ, जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सही हो जाए। तो एक प्रोविज़न क्या है, जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है, इट कैन एलोकेट फंड इन ऑर्डर टू ऑगमेंट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम, है ना, और देता किसको पैसा, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन को, है ना। तो अब इस बारी की जो पैसा था, है ना, अगर आपने देखोगे पीछे न्यूज़ में हमारे जो CM है उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है ये कि हमें जो फाइनेंस कमीशन का पैसा था एक बार तो मैं ले आऊँ, दूसरी जो एक इंस्टॉलमेंट है वो दूसरी भी आने वाली है। तो ये एक अच्छा साइन है कि एक अच्छा अमाउंट आया था इस दौरान में कि जो पंचायत के लिए काम करेगा। हाँ, तो फाइनेंस कमीशन का जो फंड था जितना एलोकेट किया था 429 करोड़ हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द सेंटर स्टेट, और जिसमें से 214.50 करोड़ हैज़ बीन रिसीव्ड बाय द स्टेट। तो इसका पहला जो अमाउंट है वो आ चुका है। दिस अमाउंट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू ग्राम पंचायत, 70% ग्राम पंचायत के लिए, 15% समिति के लिए, और जो बाकी 15% है वो जिला परिषद के लिए, है ना। अंडर द नेशनल ग्राम स्वराज अभियान, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हैज़ अप्रूव्ड 126.69 करोड़ एनुअल एक्शन प्लान फॉर द स्टेट फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो इसके साथ साथ एक पैसा और आता है नेशनल ग्राम स्वराज अभियान, तो कैपेसिटी बिल्डिंग एंड द ट्रेनिंग। अब जो कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑफिशियल एंड PRI, जो पंचायती राज के जो लोग होते हैं जो चुनकर जाते हैं पंचायती राज के अंदर, उनकी ट्रेनिंग के लिए ये पैसा खर्च होगा। कोलोकेशन ऑफ द कॉमन सर्विस सेंटर्स विद इन द ग्राम पंचायत, तो उसकी जो भी लोकेशन इधर करनी है उसके लिए भी है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ग्राम सभा इन पैसा एरिया डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, पांगी, भरमौर। अब आपको याद होगा जो 5th शेड्यूल के अंदर जो पैसा एरिया है, 5th शेड्यूल के अंदर बताया गया है कि जो ट्राइबल एरिया है, जो शेड्यूल एरिया में नहीं आते, जो शेड्यूल एरिया में आते हैं, तो उनके लिए क्या था, पंचायत राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया, तो उसके लिए भी इसमें पैसा खर्च किया जाएगा। अब पैसे के अंदर है क्या, पंचायत तो होती है इन एरिया में, अगर तो
जो तो 6 शेड्यूल वाले वहाँ तो पंचायत ही नहीं होती, जो 5th शेड्यूल वाले हैं उनके अंदर पंचायत तो होगी, बट उन पंचायत को, ग्राम सभा को कुछ एक्स्ट्रा पावर दी जाती है और एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना। तो ये भी है, तो जो हमने पॉलिटी पढ़ा था तो आप इसको रिलेट करके साथ पढ़ सकते हो। द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग ग्रांट इन एड टू PRI फॉर मीटिंग द एक्सपेंडिचर ऑन द ट्रेवलिंग एंड डेली अलाउंसेज। तो जो उनके प्रधान उपप्रधान जो भी उसके होते हैं ऑफिस बियरर, अगर वो ऑफिशियल काम के लिए जा रहे हैं तो उनको भी भत्ते दे जाने चाहिए। और साथ में क्या बता दिया कि जो गवर्नमेंट के गेस्ट हाउस है, अगर वो जा रहे अपनी मीटिंग्स के लिए कहीं पे और काम किसी ऑफिशियल पर्पज़ के लिए, तो गेस्ट हाउस में उनको रुकने का प्रावधान भी होना चाहिए। ये हो गया जी आपका पंचायती राज वाला। अब नेक्स्ट है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के लिए इंडिया में क्या है, हिमाचल में क्या है, हिमुडा। 2004 के बाद इसका नाम हिमुडा पड़ा था। तो हिमुडा हैज़ मूव टुवर्ड द ई-गवर्नेंस। हिमुडा क्या है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो ये भी एक इंस्टीट्यूशनल प्रोविजन हो गया इसका, जो कि हाउस बनाता है, फ्लैट बनाता है, डेवलपिंग जो भी सिटीज़ में बनाता है। तो हिमुडा प्रपोज टू डेवलप द न्यू हाउसिंग कॉलोनीज इन धर्मशाला, देहरा, सोलन। तो नई कॉलोनी बना रहा है। शिमला में एक कमर्शियल कम्प्लेक्स बना रहा है। तो ये सारे काम सरकार के जो प्लॉट लेता है उसको उस पर फ्लैट बना के फिर वो आगे सेल भी करता है। हिमुडा इनिशिएटिव है। अभी हिमुडा नया क्या करने जा रहा है आजकल। तो हिमुडा इस टाइम नया क्या कर रहा है, एक तो ई गवर्नेंस की तरफ जा रहा है। देखो ना, ई गवर्नेंस आपके सिलेबस में है। और अर्बन डेवलपमेंट में क्या है कि 61 अर्बन लोकल बॉडी हिमाचल प्रदेश। तो ये भी प्री के लिए याद रखना, 61 अर्बन लोकल बॉडी हिमाचल प्रदेश में, नगर पंचायत, काउंसिल एंड कॉरपोरेशन को मिलाकर, और जिसमें से 2 कॉरपोरेशन थी पहले, अब हो गई है कितनी, 5। तो ये भी प्री के लिए क्वेश्चन बनता है। पहले सिर्फ शिमला और धर्मशाला थी, पहले तो शिमला ही थी एक, फिर धर्मशाला हुई, और इस साल सोलन, मंडी एंड पालमपुर, जो ये 3 नई बनी है। तो ये भी इस बारी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि कितनी टोटल है और कितनी नई कॉर्पोरेशन बनी है। द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग ग्रांट इन एड टू एवरी ईयर्स टू दीज लोकल बॉडीज टू इनेबल देम टू प्रोवाइड सिविक एमिनिटीज़ इन जनरल पब्लिक। तो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर में सारा आता है, ये चाहे स्कूल है, हॉस्पिटल है, रोड है, पानी है। अब इसमें है दीनदयाल अंत्योदय योजना। अब जैसे हमने पढ़ा था रूरल के लिए, वैसे ही अर्बन के लिए नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो इसका भी सेम कंसेप्ट है वैसे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, वुमेन हो गया, अर्बन एरिया हो गया, है ना, और स्किल हो गया, सारा कुछ वैसे ही मिलेगा आपको। द स्कीम इज़ फॉलोइंग एम्पावरिंग द थ्रू स्किल ट्रेनिंग, सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग में ट्रेनिंग दी जाएगी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम होगा, शेल्टर फॉर अर्बन हाउस होल्ड होगा, सपोर्ट टू अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स। तो ज़्यादातर शहरों में क्या होता है, जो वेंडर्स होते हैं जो लेके जाते हैं सब्जियां, है ना, कुछ और भी जो गलियों में लेके जाते हैं, तो उनको भी बात की है। इनोवेटिव एंड स्पेशल प्रोजेक्ट्स, तो ये हो गया जी। नेक्स्ट है जी सेंट्रल ग्रांट फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन ने फिर वही लोकल बॉडी के लिए जो पैसा दिया है, तो वो ऑब्वियसली इनके लिए भी आएगा, लोकल बॉडीज़ के। तो लोकल बॉडी का जो पैसा होगा 2 पार्ट में बांटा जाएगा। एक पार्ट वो होगा 50%, जिसमें उनको अनकंडीशनली खर्च करना है, इनकी अपनी मर्जी है, अपने हिसाब से जहाँ खर्च करना है। बट जो 50% है उसके लिए उनको टारगेट दिया जाएगा कि आपको इस काम के लिए खर्च करना है ना। तो 2 तरह का फंड है इनका, 50-50%। एक उनको अनकंडीशनली अपने हिसाब से इनको खर्च करने का अधिकार है, और दूसरे में क्या है, इनके ऊपर इनको कुछ पहले ही इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपको किस एरिया में खर्च करना है। अटल मिशन फॉर रिज्यूवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक बार प्रीवियस क्वेश्चन पूछा था, अमृत पूछा था, अमृत में इन अमृत ए स्टैंड फॉर। तो क्वेश्चन था इन अमृत ए स्टैंड फॉर, ए का मतलब अटल, बस इतना क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना। अब ऐसा तो नहीं क्या वैसा पूछा गया, बट चलो उस टाइम पूछा था, नई स्कीम थी। तो शिमला एंड कुल्लू आते हैं इसके अंदर। तो अ मिशन टू रिज्यूवनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें क्या बताया गया कि जो अर्बन एरिया है उसको दोबारा से रिजुवनेट करना है, उसको दोबारा से उस अवस्था में लेके जाना है जैसे कभी कुछ साल पहले वो करता था, कि हर तरफ से, क्योंकि यहाँ पे क्राउड कम था, इंफ्रा ठीक था, तो वैसे फैसिलिटी देख के उसको उस लेवल पर लेकर आना है, क्योंकि वहाँ पे क्राउडिंग वगैरह ज़्यादा हो गई है। तो अब हिमाचल के कितने हैं, सिर्फ इसके अंदर 2 शहर आते हैं, एक शिमला और एक कुल्लू। तो ये भी प्री के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे 2 सिटीज़ हैं हिमाचल की जो अमृत के अंदर आते हैं, है ना। और मैंने बता दिया, क्वेश्चन यहाँ तक पूछा है कि अमृत के अंदर जो ए है वो ए का क्या मतलब है।
नेक्स्ट है जी स्मार्ट सिटी मिशन। तो स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, ये भी पूरे इंडिया की एक पैन इंडिया स्कीम है और हिमाचल की इसमें 2 सिटी फॉल करती है। पहले धर्मशाला आया था और उसके बाद शिमला आया। और धर्मशाला को डेवलप करने के लिए क्या है इस टाइम म्यूनिसिपल स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो जो स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है वो हमने शायद पॉलिटी में मैंने करवाया था आपको ये, तो ये भी एक लोकल बॉडी की तरह ही काम करता है। बट होता क्या है, किसी एक पर्टिकुलर टास्क तक के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए, जब तक के लिए स्मार्ट सिटी नहीं बनती तब तक के लिए काम करेगा। तो इस स्पेशल पर्पस व्हीकल में क्या होगा कि जो भी देखो इस टाइम क्या होगा, वहाँ अर्बन जो गवर्नेंस है वहाँ के लिए तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगा जो डे टू डे के काम कर रही है वहाँ पे, है ना, लोकल गवर्नमेंट के। और जो सिर्फ फोकस करेगा सिर्फ अपने जो स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट चले हुए हैं उनके लिए, तो उनके लिए ये स्पेशल व्हीकल बना दिया। तो ये भी अपने आप में एक लोकल बॉडी बोल सकते हैं हम इसको, कि जिसको सिर्फ ये टास्क दिया गया है ना। तो यहाँ ये पर अभी शिमला में इस तरह से नहीं है। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर धर्मशाला ये भी है। तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 17-18 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला हैज़ आल्सो बीन सिलेक्टेड। तो 17-18 में ये भी सिलेक्ट कर दिया। तो इस टाइम इसके अंदर 2 ही सिटी आती है हिमाचल की। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। तो स्वच्छ भारत मिशन अभी अर्बन के लिए ये भी बड़ी एम्बिशियस स्कीम रही है सरकार की। तो फॉलोइंग ऑप्शन क्या है, तो ये बाकी तो आपको सब पता ही होगा कि इतने टाइम से हम इसको फॉलो कर रहे हैं। तो फॉलोइंग एक्शन प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड अंडर द मिशन। ई विल बी अर्बन लोकल बॉडी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट भी मिलता है इसमें, पब्लिक टॉयलेट भी बनाए जाते हैं इसमें, फॉर अवेयरनेस वेरियस जो इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ये वाले जो सिस्टम है, वेरियस इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन वाला जो तरीका लगाया जाता है कि आप लोगों को किसी तरह से अवेयर किया जाए। तो IES को आपने वैसे भी याद रखना, ये बड़ा ज़रूरी होता है लोगों की अवेयरनेस के लिए, इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना एंड कम्युनिकेट करना। तो और स्वच्छता पखवाड़ा, मतलब एक 15 डेज़ का एक टाइम रखा जाता है जिसको उसको सेलिब्रेट किया जाता है। होर्डिंग लगाई जाती है, बैनर लगाए जाते हैं, नुक्कड़ नाटक किए जाते हैं, प्रिंट एंड इलेक्ट्रिक मीडिया का यूज़ किया जाता है किसके लिए, IEC। तो ये IEC आपको वैसे ही बताना चाहिए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल। तो ये जैसे रूरल में थी वैसे अर्बन में है कि 2022 तक हमने क्या करना है, सभी को घर देने हैं। और पर्टिकुलरली किसको टारगेट करना है कि जो सिटी के अंदर जो थोड़ा स्लम एरिया रहता है उसको ठीक करने के लिए, तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों के लिए घर दे जाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ पार्क, तो जैसे वहाँ पे थी पंचवटी वाला, यहाँ पे क्या है पार्क वाला सिस्टम है। तो इस पार्क के लिए भी क्या है 60-40 की रेशो में गवर्नमेंट और 60% गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट शेयर करेगी और जो 40% है वो अर्बन लोकल बॉडी पैसा खर्च करेगी। तो 60-40% में क्या है डेवलपमेंट ऑफ पार्क। नेक्स्ट है अटल श्रेष्ठ शहर योजना। अब यहाँ पे क्या कर दिया, ये नई स्कीम है जो करंट सरकार है उनकी है। तो इस अटल श्रेष्ठ शहर में क्या करना है कि म्यूनिसिपल काउंसिल में और जो नगर पंचायत है उनमें आपस में कंपटीशन करवाना है कि कौन अच्छा कर रहा है, जितनी भी हमने स्कीमें पढ़ी है उनको चलाने के लिए और वहाँ का इंफ्रा डेवलपमेंट करने के लिए, वहाँ पे जो सिविक एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। उसमें 2 कैटेगरी में कर दिया, एक में काउंसिल कर दिया, एक में नगर पंचायत कर दिया। कॉर्पोरेशन इसमें नहीं रखा हुआ है। तो उनको क्या करेंगे, 3 टॉप के जो बॉडी होगी, जो लोकल बॉडी होगी, उन 3 को 3 अवार्ड दे जाएंगे। तो इसमें देखो म्यूनिसिपल काउंसिल में क्या है, फर्स्ट को 1 लाख रुपये, 75,000, 50,000। और जो नगर पंचायत में फर्स्ट 75, सेकंड 50 एंड 25,000। तो ये दिए जाएंगे इनको अवार्ड। और हर साल अवार्ड कब दिया जाता है, 25 दिसंबर को, जिस दिन क्या होता है अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म। तो 25 दिसंबर को ये दिया जाता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी स्कीम। तो ये शहरी आजीविका के लिए मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी स्कीम, और इसकी आपने डेट याद रखनी है, थोड़ी नई स्कीम है 16/5/2020 को। तो इसमें क्या है कि लोगों को देखो, जैसे मनरेगा है ना, मनरेगा में क्या होता है 100 दिन का रोज़गार देने की बात करता है, बट यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे 120 दिन का रोज़गार देने की बात कर दी गई है। और जो हाउस होल्ड है वहाँ पे गरीब लोग हैं उनके इवन हर एक मेंबर को, है ना, जो अडल्ट मेंबर है
ना अडल्ट है, हस्बैंड वाइफ है, उनको रोज़गार दिया जाएगा। तो इसकी आपने प्री के लिए याद रखना, इस बारी क्वेश्चन बन सकता है ये। एक तो ये इसकी डेट याद रखनी है आपने, और कितने डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, जो दिहाड़ी टाइप बोलते हैं हम, टू एवरी हाउस होल्ड इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। ऑल अडल्ट मेंबर, ये भी याद रखना, ऑल अडल्ट मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड हु रजिस्टर्ड अंडर दिस स्कीम विल बी एलिजिबल टू वर्क। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक आदमी जाएगा घर से, सबको मिलेगा। और इसमें हाँ, हाउएवर द ओनली अडल्ट मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड शैल बी एलिजिबल फॉर वर्क। द अपर एज लिमिट भी याद रखना 65 ईयर। तो कई बार ऐसे स्टेटमेंट बना के पूछ लेता है कि तो अपर एज कितनी है इसकी, 65 है। द अर्बन डिपार्टमेंट हैज़ डेवलप्ड ऑनलाइन पोर्टल मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना। तो इसके लिए एक पोर्टल भी बना रखा है जी। नेक्स्ट है टाउन एंड प्लानिंग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। अब टाउन एंड प्लानिंग, कंट्री प्लानिंग में क्या होता है कि जो भी टाउन वाला एरिया होता है तो उसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कंस्ट्रक्शन से पहले। वहाँ की हिस्टोरिकल हेरिटेज क्या है, ठीक है, और कौन सा एरिया नो कंस्ट्रक्शन जोन में आता है, और वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है, क्या अलाउ करती है ना। जैसे मान लो शिमला टाउन है, सिस्मिक जोन के ऊपर बैठा हुआ है, बना हुआ है, और वहाँ पे क्राउड ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जैसे अभी सरकार ने क्या कर दिया, इसी के तहत ही वहाँ पे बोल दिया कि 2.5 मंजिल से आप ऊपर अपना कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। 2 मंजिल आपने पूरी करनी है, 2.5 एक आधी करनी है, जैसे चंडीगढ़ में भी है। तो उस तरह से तो इसमें क्या ध्यान रखा जाएगा कि एक तो वहाँ की हिस्टोरिकल कंडीशन क्या है, वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है, वहाँ पे कितने लोगों का रखना है ना, और क्या क्या और भी चैलेंजेस हो सकती है इंफ्रा को लेकर। तो उसके अंदर रह के ही पूरी प्लानिंग की जाती है। और उस प्लानिंग के साथ क्या होगा, फिर जाके आपने देखा होगा, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि हमने घर बनाना है कहीं, है ना, जो ये प्लान्ड एरिया, जो सिटीज़ होती है, तो जहाँ पे ये लागू हो जाता है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, है ना। कई जगह अभी जो छोटे छोटे टाउन है वहाँ पे नहीं होता, बड़े टाउन में लागू होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, घर बनाने से पहले आपको सब कुछ पहले ही उसको बोलते हैं जैसे पास करवाना पड़ता है उसको। तो इवन वहाँ पे आपका प्लॉट देखते हैं, वहाँ पे पानी का कनेक्शन आना है, बिजली आनी है, सब कुछ आना है तब। और उसके बाद कितना कैसा आपका उसका डिज़ाइन नक्शा होगा, और कितना आपको इसको कितना बनाना है। तो ये सारा क्या करता है, जो टाइम टू टाइम क्या करता है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग वाला जो डिपार्टमेंट है, ये जो है, यही इस तरह के काम करता है, ठीक है ना। तो और ये होना भी ज़रूरी है। अगर ये नहीं काम करेगा तो लोग क्या करेंगे, अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन कर देंगे, है ना, अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन कर देंगे, और बाद में कंस्ट्रक्शन इतनी ख़राब हो जाएगी कि लोगों के पास आने जाने के लिए रास्ता नहीं होगा, है ना। वो प्लान तो नहीं होगा वो फिर, और लोग क्या करेंगे, अपने घरों कैसे चिपका के बना देंगे, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना देंगे। जब कुछ डिज़ास्टर हो गया तो सारा कोलैप्स हो जाएगा। और तो इसलिए क्या है कि ये इसका बहुत बड़ा रोल रहता है, और इसको अच्छे से काम भी करना चाहिए। और ख़ासकर हिमाचल जैसे स्टेट है जहाँ पे थोड़े डिज़ास्टर के काफ़ी चांसेस रहते हैं। एक तो सिस्मिक वाला एरिया है ना, ऊपर से कभी लैंडस्लाइड, कभी क्या स्लाइड, कभी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इसलिए इसका रोल काफ़ी रहता है। तो अब ये सारे काम ही करो। देखो जी, ensure the planned equitable regulated development, ensuring balanced use of scarce land resources in a view of demographic and socio-economic factor। तो सारी चीज़ देखता है, demographic, socio-economic factor देखता है, preservation of environment, heritage and national use of the precious land resources by the sustainable development through the community participation। तो ये सारी बातें ध्यान में रख के ही ये सारा होता है। और हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट कब आया था, ये बन सकता है 1977 का है। ये हैज़ बीन एनफोर्स्ड 55 प्लानिंग एरियाज। तो हिमाचल में 55 प्लानिंग एरिया हैज़ 1.60 ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट, एंड 35 स्पेशल एरियाज भी है इसके। तो इसका डेट याद रखना, ये रखना। और अभी इसने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया है, अभी क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द मैप अप्रूवल प्रोसेस। तो जो मैप अप्रूवल होती है, जिसको हम बोलते हैं नक्शा टाइप पास करवाना, उसका थोड़ा अप्रूवल इजी कर दिया है। प्रोविजन ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग नेसेसरी अप्रूवल क्लियरेंस फॉर द डिपार्टमेंट हैज़ बीन मेड इजी। तो सेल्फ अप्रूवल वगैरह ऐसे कुछ चीज़ें कर दी है इसने। और हिमाचल प्रदेश टाउन कंट्री प्लानिंग 2014 कुछ रूल्स है। तो अब रूल में क्या है, द वर्क फॉर प्रिपरेशन ऑफ GIS, जो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जैसे GPS होता है ना, वैसे GIS होता है। तो GIS भी आपके सिलेबस में है ना। तो GIS में क्या होगा, ऐसा समझ लीजिए कि
उस एरिया की सबसे पहले उस एरिया की समझ लीजिए कि सैटेलाइट के थ्रू वहाँ की फ़ोटो ली जाएगी, है ना। तो आज की डेट से जो सरकार अपना जो काम करती है, सरकार जो पॉलिसी बनाती है उसमें GIS की बहुत हेल्प लेती है। जैसे आर्यभट्टा सेंटर शिमला में है, वो आपके सिलेबस में मेंस में। तो अब GIS में क्या होगा, तो वो उस एरिया की पहले क्या करेंगे, इस तरह से वहाँ की पिक्चर्स वगैरह लेंगे, वहाँ की फिर कार्टोग्राफी बनेगी, फिर वहाँ की मैप बनेगी, फिर उसका डाटा ग्राफ्स के फॉर्म में बनेगा, फिर जाकर डिपार्टमेंट को जाएगा, फिर उसके बेस पर वो वहाँ के लिए पॉलिसी लॉ कुछ भी बनाना हो बना सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखना है कि हमारा इस एरिया में कितना जंगल है, तो उस जंगल के लिए क्या होगा, GIS के थ्रू यहाँ से इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। जैसे GPS तो हमारी लोकेशन बताता ना, लोकेशन बताता है कि कहाँ पे आप खड़े हो टाइम के साथ, और वो GIS क्या करतेगा, उस एरिया की पूरी टोपोग्राफी बता देता है वहाँ की कि किस तरह की टोपोग्राफी में कितना जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है। तो वो सारा जो डाटा है वो जैसे शिमला में जो आर्यभट्टा वाला सेंटर है वहाँ पे इकट्ठा हो गया। और उसके बाद क्या है कि अब इस पूरे सिस्टम के अंदर क्या होगा, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर एंड सैटेलाइट इनके कोलैबोरेशन से वो सब कुछ तैयार हो गया। अब एकदम से अब मान लो शिमला की इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। अब इससे क्या होगा, उस डिपार्टमेंट को जो ये मैप वगैरह प्रोवाइड करता है वो क्या करेगा, GIS जो ऑफिस होगा वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेगा और उसको स्टडी करेगा, उसके बेस पर फिर आगे जो भी रूल निकालना है, पॉलिसी निकालना है, उस पर काम करना है। तो ये क्या हो गया, ईजी हो गया, है ना, एक्सेस ईजी हो गई। तो GIS को यूज़ करता है ना, बेस्ड डेवलपमेंट प्लान फॉर शिमला प्लानिंग एरिया एंड कुल्लू वैली प्लानिंग, तो यहाँ के लिए अभी काम कर रहा है, और एमरूट के लिए भी काम कर रहा है, ठीक है ना। द वर्क ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रीजनल प्लान फॉर द सोलन एंड लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के लिए भी कर रहा है इस तरह के काम। तो ये देखना, तो इन ऑर्डर टू मीट द इंक्रीजिंग पार्किंग रिक्वायरमेंट, अब क्या हो रहा है कि पार्किंग की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, उसके लिए भी देख रहा है कि क्या क्या कर देना चाहिए, है ना। तो हर एक सिटी के अंदर पार्किंग की प्रॉब्लम है, तो उसमें बताया गया कि हर एक रोड के आगे तो कुछ मीटर का जो 2 मीटर का जो रोड है वो होना चाहिए ऐसा, जो ना कहीं से ऊपर से ढका हो, मतलब वो वैसे भी फ्री हो, एयर से भी फ्री हो, है ना। तो इस तरह की बातें भी कर रहा है। और नेक्स्ट है रियल इस्टेट रेगुलेटरी एक्ट। अब होता क्या है कि जो रियल इस्टेट में होता है, तो ये रेरा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आजकल इंडिया में। तो होता क्या बेसिकली, जैसे आपने देखा होगा कि लोग फ्लैट खरीद लेते हैं ना, फ्लैट खरीद लेते हैं। अब वो फ्लैट बेचने वाली कौन सी कंपनी है और उन फ्लैट को बेचने वाला कौन एजेंट है। तो अब इसमें क्या होगा, इस रेरा एक्ट के अंदर उस कंपनी को भी रजिस्टर्ड किया जाएगा उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है, और जो एजेंट होते हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन होता है। अब उसके बाद अगर कोई आदमी फ्लैट खरीदता है तो वो पूरी एक तरीके से होगा, अदरवाइज़ क्या होता है, वो कंपनी भाग जाती है। तो हिंदुस्तान में बहुत सारा पैसा लोगों का इस तरह से डूब रखा है कि जिन्होंने आज से कुछ साल पहले इसमें बहुत गपले हुए थे कि लोगों ने फ्लैट खरीदे और वो क्या करते हैं, एडवांस मनी ले लेते हैं, किसी से 70% ले लिया, किसी 80% ले लिया, किसी 20% ले लिया, और कमिटमेंट करेंगे कि हम आपको 2 महीने में या 5 महीने में दे देंगे, बट 3-3, 4-4 साल निकल जाता है। तो अब यहाँ पे क्या कर दिया, ये जो रूल बनाया रेरा के अंदर, तो रेरा के अंदर ये बताया गया है कि एक तो ये रजिस्टर्ड होना चाहिए, और दूसरा जो हम इनको देते हैं पोजीशन से पहले ही मनी देते हैं, और वो लोन की तरह ट्रीट कर देना चाहिए कि हमने इनको लोन दे रखा है। अगर वो नहीं हमें सर्विस देता टाइम से, तो उसके बाद क्या होगा, उसके ऊपर हमें वो पैसा तो मिलेगा ही, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। तो ये क्या था, जो रियल इस्टेट के अंदर जो बड़े बड़े घपले होते हैं, बहुत बड़े बड़े स्कैम हुए ऐसे जिसमें करोड़ों के पैसे लोग लेके कंपनियां भाग जाती थी। तो इसके लिए क्या है, रेरा रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी हिमाचल प्रदेश रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी स्टार्टेड फंक्शनिंग अप्रैल 2020 से, तो 2020 से यहाँ पे ये भी काम कर रही है। दिस अथॉरिटी इज इन द प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, रियल एस्टेट एजेंट्स beside all attending complaints. This authority is dealing with all the cases of registration of real estate project, real estate agreement and complaint online. तो सारा का ये ध्यान रखता है, ठीक है जी। तो अब ये जो हमने पढ़ा है ये अर्बन डेवलपमेंट में भी आता है, गवर्नेंस में भी आता है, गुड गवर्नेंस में भी आता है ना। और जैसे हमने
कहीं हाउसिंग के लिए, कहीं एम्प्लॉयमेंट के लिए, कहीं विमेन के लिए। तो इस तरह से इसी इन्फॉर्मेशन का आप बहुत सारी जगह यूज़ करते हैं। और अब सर्वे का आपका लास्ट चैप्टर है, वो है थोड़ा ई गवर्नेंस वाला टाइप है, इंफॉर्मेशन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ई गवर्नेंस में काम आएगा इसके सबसे पहले तो देखो, वैसे तो पहले गवर्नेंस ही है, गवर्नेंस, फिर ई गवर्नेंस, फिर गुड गवर्नेंस। इन सभी के लिए काम आएगा आपको ये, है ना। तो आज की डेट से क्या है, गवर्नमेंट इस तरफ ज़्यादा जा रही है। और हिमाचल को तो वैसे भी बड़ी इसमें मतलब सफलता है कि हम पहली ई कैबिनेट बन गया, है ना, और पेपर फ्री कैबिनेट बन गया। तो इस तरह से हिमस्वान हो गया, लोकमित्र केंद्र हो गया, तो ये सारे काम करते हैं। तो अब थोड़ा सा आप समझोगे आप यहाँ पे। तो अब क्या है जो आपके सिलेबस पे भी है, जैसे अगर हम बात करेंगे जीआईएस, और उसके बाद है हिमस्वान, उसके बाद है लोकमित्र केंद्र, ये तीनों आपके सिलेबस में है। अब देखो हिमस्वान के अंदर क्या है, हिमस्वान है हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। तो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। अब इसमें क्या होगा कि जो सरकारी डिपार्टमेंट है उनका अपना खुद का नेटवर्क है ये, है ना, और जो कभी भी फेल नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे इसके अंदर क्या, जैसे फाइबर है वो ऑलरेडी नीचे बिछा रखा है ना। अब जैसे बाकी नेटवर्क है वो, जैसे पहले तो चलो एयरटेल ने सर्विस दी हिमाचल को, फिर बाद में फिर ये इंस्टॉल हुआ। अब इसमें क्या कर दिया, जितने भी डिपार्टमेंट है, जो बड़े डिपार्टमेंट है ब्लॉक लेवल तक के, वो इससे कनेक्ट कर दिया, इससे कनेक्ट कर दिए। तो अब आपस में भी इनकी कनेक्टिविटी है। और दूसरा, अगर इनको सर्विस देनी है तो इनका यहाँ से जाएगा। तो ऐसा नहीं कि हमारी तरह दूसरे जो हमारे जो कनेक्ट जो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उनसे जुड़े हुए हैं, बट इसका असर क्या होगी, अपना ही होगा एक, तो जो कि काफ़ी एफिशिएंट है, अच्छी स्पीड है, और कभी वो फेल नहीं हो सकता। डज रेरा एक क्वाजी जुडिशल पावर, यस, हाँ ये बिल्कुल सही एग्जांपल है इसका, जो क्वाजी जुडिशल बॉडी होती है। तो अपने आप में एक इसके पास एक अपने आप में एक कोर्ट की तरह काम करेगा ये, तो ये सही बात है। ठीक है जी, अब ये सारे इस तरह से हो गया। तो अब कनेक्टिविटी इसकी यहाँ से हो गई। अब उसके बाद अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया, जैसे मैप चाहिए, कार्टोग्राफी चाहिए, और उसके बाद उसको उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग की जाती है ना, फिर उसमें से डाटा को प्रॉपर इसको प्रोसेस करके और फिर जाके इसको आगे पॉलिसी में इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब नेक्स्ट क्या है कि जब लोगों को सर्विस चाहिए, अब जैसे मान लो कि शिमला डीसी ऑफिस ने कुछ चीज़ निकालनी है, मान लो कोई कोविड का पास निकालना है, वैसे समझ लीजिए। तो उसके लिए क्या है, उसके पास जो उसकी जो अपनी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होगी वो तो हिमस्वान से हो जाएगी। अब उसके बाद आपको, चलो वैसे तो हम अपने फ़ोन से डाउनलोड कर देते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप कहाँ जाओगे, लोकमित्र केंद्र में। तो जो सरकार आपको फैसिलिटी देनी चाहती है, सर्विसेज देना चाहती है, अब उस सर्विसेज में क्या हो सकता है, अगर आपने कोई फॉर्म भरना है, या आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है ना, या फ़ोन का बिल देना है, या कोई और जो भी होता है, या तो आपको वहाँ अपनी लैंड का आपको मैप चाहिए, तो ये सारे कहाँ मिलेंगे, लोकमित्र केंद्र में। तो वहाँ से आपको क्या मिलेगी, ई सर्विस बोल सकते हैं हम आपको, सारी सर्विसेज यहाँ मिलेगी। तो इस टाइम ये इफ़ेक्टिव डिलीवरी ऑफ सर्विस में भी काम करता है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो बिजनेस भी ई गवर्नेंस भी है यहाँ पे, जैसे जैसे हिमस्वान है, तो हिमस्वान क्या करेगा, जी टू जी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब डीसी ने अगर आगे एक फाइल फॉरवर्ड करनी है एसटीएम के लिए, तो क्या हो गया, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो गया।
और आगे जो SDM ने है वो करना है किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, उसको आगे कोई आदेश देना है, तो वो गवर्नमेंट टू G2B हो गया, गवर्नमेंट टू B हो गया। अगर वही इंस्ट्रक्शन देनी है जनता को, लोगों को देनी है, तो क्या बन गया G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो यही अपने आप में क्या है, एक ई-गवर्नेंस भी है जिसमें आपस में जुड़ जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें, फिर उसके बाद देखो अगर ये हिमस्वान GIS सिस्टम सही होगा तो उसके बाद बाकी सारी चीज़ें अपने आप चलने लग जाएगी, चाहे ई-विधानसभा है, चाहे ई-कोर्ट है ना, चाहे ई-पंचायत है, तो सब के सब स्मूथली चलने लग जाएगी। तो ये सारे काम हिमाचल गवर्नमेंट के अंदर चल रहा है। तो ये जी, तो हिमस्वान क्या है, नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान के अंदर आता है। हिमाचल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क प्रोवाइड सिक्योर नेटवर्क कनेक्टिविटी टू ऑल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट till block level and provide efficient electric delivery of G2G, government to government, G2C, government to citizen, and G2B, government to business। समझ गए जी बात। हिमस्वान was set up in February 2008 and now 2072 government offices across the state are connected through हिमस्वान। तो इस टाइम इतने 2072 ऑफिस जो है वो अभी कनेक्टेड है। हिमस्वान हैज़ प्लेड ए वाइटर रोल इन कोविड पेंडेमिक। तो पेंडेमिक के टाइम इसके ही द्वारा बड़े काम किए सरकार ने। हिमाचल प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर, तो अब देखो आज की डेट से क्या, हिमाचल के पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, जो कि अब जो डाटा है उसको सिक्योर रखना है, सेफ रखना है। और हिमाचल में ऐसे कई बार कोई डिज़ास्टर या कुछ और चीज़ हो गई तो इसलिए हिमाचल अपना जो डाटा सेंटर का बना दिया है दिल्ली में। तो डाटा सेंटर दिल्ली में है, अक्टूबर में 2020 में बना दिया था। हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल, तो अब हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल में क्या है कि इसके अंदर एक ऐसा समझ लीजिए कि जो सरकार सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसके लिए एक कॉमन सा पोर्टल बना रखा है जिसमें 65 ऑनलाइन सर्विसेज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट की 65 सर्विसेज में दे रखी है कि आप इनके लिए आप इसके द्वारा जा सकते हो। और जिसमें से कि इस बार क्या कर दिया है कि इसमें अभी 10 नई सर्विसेज ऐड कर दी है। तो सेवा पोर्टल फॉर ऑनलाइन डिलीवरी के लिए 3 आई है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, 7 आई है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ से। तो जो इन्फॉर्मेशन है तो ये टोटल बन गया 65। तो इस पोर्टल से ये सर्विस अवेल की जा सकती है। इसके बाद है जी ई ऑफिस, तो ई ऑफिस से नाम से पता लगता है ई ऑफिस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इनेबलिंग पेपरलेस ऑफिस। ई ऑफिस इज आल्सो बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन SP स्टेट सेक्रेटरीट में भी ये लागू हो गया। तो जिसमें क्या होगा, पेपरलेस हो जाएगा, तो इसके इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल, है ना, और बड़े सारे बेनिफिट हो जाएंगे स्टेट के लिए। नेक्स्ट है CM डैशबोर्ड। अब इस CM डैशबोर्ड में क्या कर दिया, जो भी बड़े लेवल की ऑफिसर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर दिया, है ना, कनेक्टिविटी कर दी उसमें। तो उस CM डैशबोर्ड के अंदर एक ऑनलाइन पोर्टल होगा जिसमें सभी ऑफिस जो बड़े लेवल के होगा वो आपस में कनेक्टेड हो गए हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर सकता है। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टेकन, तो किसकी तरफ डायरेक्शन है ये, गुड गवर्नेंस। तो अच्छी गवर्नेंस हो जाएगी, है ना। ऐसा नहीं होगा कि एक ऑफिस बिल्कुल दूसरे के लिए बिल्कुल बंद है, उसको पता ही नहीं कि वहाँ, अगर, क्योंकि अब शेयरिंग में हो जाएगा काम, ठीक है ना। तो CM डैशबोर्ड विद एन एम टू हैविंग up to date information of schemes on real time basis till the grassroots level to closely monitor their implementation and outcome। तो अब grassroots level पर बंदा देख सकता है कि इसकी कितनी outcome है, कितने लेवल पे इसको implement कर दिया गया है ना, कहाँ से मॉनिटर हो रहा है। The dashboard provide the single ICT information communication and technology ICT platform to cover all department of all deputy commissioner in order to integrate all key state authorities। तो क्या मकसद है इसका, to integrate all state की authorities। तो ICT के काम करेगा, information communication and technology at single platform। तो चीफ मिनिस्टर डैशबोर्ड इज डेवलप्ड टू एग्रीगेट information collected इलेक्ट्रिकली। तो ये भी काफ़ी, तो ये सारे देखो ना, यही टॉपिक है आपको, अगर ये भी आपको याद रहेगा। ई गवर्नेंस के ऊपर हर साल क्वेश्चन आता ही आता है मेंस में, और क्या सरकार कर रही है ई गवर्नेंस, क्या ई गवर्नेंस होती है, क्या क्या ये है। तो हिमस्वान के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, लोकमित्र के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, ई गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसा कोई भी साल नहीं होगा जब इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे गए। और कुछ तो आप मेंस के लिए जो मेंस वाली बुक क्वेश्चन से पढ़ोगे, और ज़्यादातर आपको ये पता होना चाहिए। तो इसके अंदर सारा दे रखा है, वैसे जितना हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, सबको पता होना चाहिए है क्या है। मुख्यमंत्री
सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 नंबर। तो इसमें भी क्या है कि जितनी भी सर्विसेज है ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म का एक पार्ट है। तो जिसमें अगर आपको वो सर्विसेज नहीं मिल रही है टाइम के ऊपर, देखो टाइम और स्टैंडर्ड, ना आपको टाइम के साथ मिल रही है ना ही उस स्टैंडर्ड के साथ मिल रही है जिसके साथ मिलनी चाहिए थी, तो आप क्या करोगे, सीधा जाके टॉप में जाके संकल्प लाइन में फ़ोन करोगे और उसके बाद वो फिर नीचे आएगा, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल देने के लिए उसको इन्फॉर्म किया जाएगा। और इस ग्रीवेंसेस में क्या है कि जो वो केस होगा, जो आपकी शिकायत होगी, वो तभी क्लोज होगी जब आप उसको क्लोज करना चाहोगे। जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होगे तब तक वो क्लोज नहीं होती। तो यहाँ पे क्या है, पीपल पार्टिसिपेशन की यहाँ पे ज़्यादा बात हो गई है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, लोग हैं यहाँ पे, है ना, उनका पार्टिसिपेशन है। ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म ईजी है ना, टाइम बाउंड मैनर के ऊपर है। तो ये सारी चीज़ इसमें। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। तो अब इसमें क्या है, द हाई टेक स्टेट ऑफ द आर्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आर प्रपोज टू बी सेटिंग अप इन शिमला एंड धर्मशाला। यहाँ बनना है ये, एम टू इंश्योर कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस सिटीजन सर्विसेज ऑन वन प्लेस यूजिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें भी क्या है, एक वन स्टॉप सेंटर की तरह समझिए कि जहाँ पे कि लोगों को एक जगह पे ही बहुत सारी जो ई गवर्नेंस को लेकर जो ई सर्विसेज है वो इजीली अवेलेबल हो जाए यहाँ के ऊपर। तो ICC would be utilize captured data pertaining to various citizen-centric services in a real-time manner and provide useful information to public using one city one app। तो ऐसा समझ लीजिए एक सिटी के लिए एक ऐप होगी, तो उसके अंदर उसको बड़े सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पे अभी मान लो इस एरिया में कहाँ पे बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रही है, कहाँ पे इन्वायरमेंट है, कहाँ पे कोई स्पोर्ट्स चल रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है ना, कहाँ पे कितना ट्रैफिक है। तो ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक ऐप के अंदर मिल जाएगी उस सिटी के अंदर। तो घर में बैठे वो एक बार देख सकते हैं अगर उसको किसी भी चीज़ की उसको कि क्या वहाँ पे हो रहा है ना। तो इस तरह से लाइफ थोड़ी और ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो वन सिटी वन ऐप, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या चल रहा है, वाटर से सेवरेज सुपरवाइजरी कंट्रोल सब कुछ ये, इंटीग्रेशन, स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम क्या है, स्मार्ट पार्किंग सिस्टम कहाँ पे है ना, ये सब लैंड स्टैंड मॉनिटरिंग वगैरह भी बताएगा। अब भारत नेट के अंदर क्या है कि जो भारत नेट स्कीम है इसके अंदर जो इसका मेन मकसद है, जो ग्राम पंचायत होती है उनके जो ऑफिस होते हैं ग्राम पंचायत के, उनको कनेक्ट करना है ब्रॉडबैंड के साथ, है ना। तो ये भी बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम है सरकार का। तो ब्रॉडबैंड सर्विसेज टू द ग्राम पंचायत ऑफ द कंट्री, इट एम टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी स्पेशली इन रूरल एरियाज। तो अंडर भारत नेट 159 रिमोट ग्राम पंचायत आर बीइंग कनेक्टेड यूजिंग वीसैट लिंक। तो इतनी पंचायत हो चुकी है। अब ई कैबिनेट, तो हिमाचल प्रदेश के पास पहली कैबिनेट बनी है इंडिया की जो ई कैबिनेट है। IT पार्क, अभी भी क्वेश्चन बन सकता है कि नया IT पार्क कहाँ बन रहा है। अब देखो IT पार्क क्या है, टू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इंडिया करके है ये नाम, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इंडिया। तो ये इंडिया लेवल की स्कीम है जिसमें से 2 पार्क इसके अंदर हिमाचल में बनना है। तो सेटअप इन द स्टेट 1 STPS सेंटर इज बीइंग सेटअप इन शिमला एंड अदर सेंटर इज बीइंग सेटअप इन गगल, धर्मशाला वाले एरिया में। लैंड हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू HPKVN एट IT पार्क वाकना घाट। तो ये भी हमने पढ़ा था, ये किसके लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए। ये वाकना घाट वाला हमने कल पढ़ा था, तो ये किसके लिए, स्किल एनहांसमेंट के लिए। नेक्स्ट है जी कोविड-19 एप्लीकेशन। तो कोविड-19 के टाइम क्या क्या हमने ई गवर्नेंस से किया है, तो ये भी आपको, क्योंकि हो सकता है इस बारी क्वेश्चन बनने के चांसेस है कोविड के ऊपर। तो इंटीग्रेटेड पोर्टल, द वेबसाइट इज कंसोलिडेटेड रिपोजिटरी फॉर कोविड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो अलग से वेबसाइट बना दी। गवर्नमेंट ऑर्डर, ए वेबसाइट विच हैज़ क्रिएटेड द कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल गवर्नमेंट ऑर्डर्स। तो गवर्नमेंट ऑर्डर के लिए चाहे एडवाइजरी देनी है, मीडिया बुलेटिन देना है, उसके लिए अलग से वेबसाइट बना दी सरकार ने। कोविड कर्फ्यू ई पास भी इस बारी मिले ऑनलाइन, अगर आपको सबने कभी ना कभी लिए होंगे। हिमाचल ई पास वेरिफिकेशन ऐप बनी है एक, है ना। कोविड क्वारंटीन ऐप बनी है। लॉ एंड ऑर्डर मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग सिस्टम पोर्टल बना हुआ है। फेक न्यूज़ पोर्टल बना है ना। ये सारी चीज़ें इस बारी की है। इवेंट रजिस्टरिंग पोर्टल बना है एक। डोनेशन फंक्शनलिटी वाज प्रोवाइडेड ऑन द CM पोर्टल। तो CM केयर फंड बना था, वो भी डोनेशन के लिए बनाया गया था। तो ये सारे काम इस बारी इसके अंदर हुए थे।
पॉलिसी इनिशिएटिव अंडरटेकन। तो अब है जी लोक मित्र के अंदर। तो लोक मित्र के अंदर में क्या होता है मैंने आपको कि जो भी हमें सर्विसेज मिलती है सरकार की तरफ से, तो उस तरफ से उनके एक सेंटर है ये। तो जहाँ पे आप जैसे किसी को मान लो आधार कार्ड करवाना है या कोई बिल पे करवाना है, तो ये सारे काम वहाँ पे हो जाते हैं। तो अब ये भी प्री के लिए क्वेश्चन बनता है कि इस साल 127 नए लोक मित्र केंद्र बनाए गए थे, और जो टोटल लोक मित्र केंद्र भी लिखे हुए गए इसमें नीचे में कितने हैं। आफ्टर द नोटिफिकेशन ऑफ द न्यू पॉलिसी 127 न्यू लोक मित्र केंद्र हैज़ बीन एडेड to the state to increase the reach of the online services through the online Himachal online सेवा पोर्टल to common citizen। तो अब एक इसमें एक पॉलिसी है ROW पॉलिसी, राइट ऑफ वे पॉलिसी। अब राइट ऑफ वे पॉलिसी क्या है? टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इम्प्रूव टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट। तो इस पॉलिसी के अंदर क्या है कि हमने इन्वेस्टमेंट भी लाना है और उसको ज़्यादा फैलाना है इस तरह से स्टेट के अंदर में। अब नेक्स्ट है जी न्यू इनिशिएटिव। तो एक बात देख लेना आप, इसकी टोटल कितने लोक मित्र केंद्र के भी पूछ लेते हैं ऐसे, है ना। तो वही आप नेट पे भी देख लेना। और न्यू इनिशिएटिव अब और क्या क्या है? रिड्यूसिंग द फुटफॉल इन द गवर्नमेंट ऑफिस। गवर्नमेंट ऑफिस में लोग कम से कम ज़्यादा जो सर्विसेज है वो ऑनलाइन ले। फैसिलिटेटिंग द कंसेप्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम, ये भी किया गया है। तो वर्क फ्रॉम होम तभी पॉसिबल है जब हमारे पास ये सारी फैसिलिटी होगी, है ना, अदरवाइज तो नहीं होगा काम। प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस इन एप्लीकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द IT टूल्स इशूड बाय द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये भी है। स्ट्रेंथनिंग द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ द स्टेट विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो DIT इज वर्किंग ऑन द एंड मोर गवर्नमेंट सिटीजन सर्विसेज थ्रू E-डिस्ट्रिक्ट। तो E-डिस्ट्रिक्ट ऊपर काम हो रहा है। हाई स्पीड सिक्योर इंटरनेट कनेक्टिविटी थ्रू हिमस्वान। तो और हाई स्पीड पे लेके जाना है इसको हिमस्वान को, तो ताकि लोगों के काम जल्दी हो जाए, है ना। रिक्वायर्ड बेसिस रिकॉर्ड VPN कनेक्टिविटी विल बी प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट ऑफिस इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग द वर्क फ्रॉम होम। तो उस टाइम अच्छा कनेक्टिविटी होना चाहिए। सिंगल साइन ऑन विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो ये सिंगल इन ऑल मेजर पोर्टल इन द स्टेट गवर्नमेंट टू अलाउ officials to log in with the single username and password on the portal। तो भी क्या होता है, जैसे हमें अगर आपने कमीशन का फॉर्म भरना है वहाँ के लिए आपका अलग से पासवर्ड होगा, वहाँ के लिए किसी और के लिए होगा। अब अगर ऐसा होगा जहाँ भी आप सरकारी कामों के लिए एक्सेस करना चाहते हो ऑनलाइन, तो वहाँ के आपके लिए एक ही यूज़र ID पासवर्ड और एक ही आपका ID हो, तो उससे क्या हो जाएगा और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी चीज़ें, ठीक है जी। तो इस तरह से वन नेशन या वन स्टेट वन यूज़र ID और वन पासवर्ड, तो इस तरह से ये ज़्यादा। और तो हमारा मकसद क्या है गवर्नेंस के द्वारा कि गवर्नेंस के अंदर स्मूथनेस लाना, ट्रांसपेरेंसी लाना और उसको और ईजी करना, और जिससे क्या होगा एफिशिएंसी भी बढ़ेगी काम करने वाले की और करवाने वाले की भी, है ना। जो सर्विसेज होगी वो आपकी डिलीवरी क्या होगी उसकी इफेक्टिव होगी, टाइम बाउंड मैनर के अंदर होगी, है ना। बट साथ साथ में क्या होना चाहिए, डाटा सिक्योर होना चाहिए और आपकी ग्रीवेंसी रिडक्शन मैकेनिज्म के प्रॉपर प्रावधान होना चाहिए। तो इस तरह से अपना इकोनॉमिक सर्वे आज कंप्लीट। तो अब आपने इसको रिवाइज करना है।